हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के पाठ 5 की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपका है गति के नियम। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली, अब तक तो देखिए हमने ये सीखा कि गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत हम सीखेंगे कि गति किस कारण से होती है, आखिर गति होती क्यों है, ये पाठ किससे शुरू होता है, क्यों से शुरू होता है। तो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब बात आती है गति की, तो जैसे ये चाक अगर रखा हुआ है तो यह गति क्यों नहीं कर रहा है, और यह गति क्यों करेगा, ये प्रश्न बनता है ना। तो ये देखिए जो चाक है, इस पर अगर हम इसको ढकेलते हैं या इस चाक को खींचते हैं तो इसकी स्थिति इसके समय के साथ साथ क्या होती है, बदलने लगती है। और जब कभी भी किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो वह वस्तु के किस अवस्था में कही जाती है, गति की अवस्था। तो आपने ये देखा कि इस चाक को या तो हम ढकेल रहे हैं या तो चाक को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। या तो ढकेल रहे हैं या तो खींच रहे हैं, और ये हम ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, इसी को हम नाम देते हैं बल, जो कि भौतिक राशि है बल। तो बल वह कारक है, बल वह कारक है जो कि गति का क्या करता है, कारण बनता है। गति का कारण, यानी गति का कारण क्या है, बल है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगा देते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगा देते हैं तो वह वस्तु क्या करती है, गति करती है। यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु को गति प्रदान कर सकता है या किसी भी गति करती हुई वस्तु को रोक सकता है। जैसे ये मार्कर अगर गति कर रहा है, अगर इसके अपोजिट साइड से मैं बल लगा दूं तो यह चाक गति करना बंद कर देगा। यानी कि बल वह का बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, स्थिति एवं आकार में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। आकार में कैसे, जैसे मैं अगर इस वस्तु पर बल लगाऊं तो यह चाक क्या होगा, टूट जाएगा, यानी इसकी आकृति बदल जाएगी। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की स्थिति या उसकी आकृति आकार में परिवर्तन कर देता है, वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें हम, बल खिंचाव या दबाव, या तो इसको हम दबा रहे हैं या तो खींच रहे हैं। तो बल किसी भी वस्तु के खिंचाव और दबाव की वह प्रक्रिया है जो कि उसके स्थिति और उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। साधारण सी भाषा में आप ये जान लीजिए कि बल वह बाह्य कारक है जो कि वस्तु की स्थिति एवं आकार में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। तो गति क्यों होती है, गति का कारण क्या है, गति का कारण है बल। यानी जब किसी वस्तु पर, जैसे ये कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, इस वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो यह वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि समय के साथ इसकी स्थिति बदलने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो कि गति का क्या है, कारण है। तो गति का कारण क्या है, ये पाठ आपका है गति के नियम। तो सबसे पहले गति का कारण क्या है, बल है। तो हम परिभाषित करेंगे सबसे पहले इस पाठ में किसको, बल को, क्योंकि बल वही बाह्य कारक है जो गति का क्या है, कारण है। तो हमने अभी आपको बल की परिभाषा बताया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, वह क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। जैसे अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोक सकता है, कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चला सकता है, वह क्या है, बल है। तो बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की स्थिति और उसकी आकार और आकृति में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, वह क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। अगर हम बल के सूत्र की बात करें तो बल का जो सूत्र होता है, बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। अगर इसके सूत्र की बात करें तो द्रव्यमान का मतलब उसका भार, त्वरण आप जानते ही हैं, जैसा कि हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं। तो बल को F फोर्स से हम F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो F बराबर कितना हो जाएगा, M इंटू A। तो F बराबर, बल बराबर कितना होता है, M में होता है। अभी इस सूत्र की चर्चा हम लोग आगे चल करके करेंगे अच्छे से। फिलहाल अगर हम इस बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल बराबर है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किग्रा और इंटू
त्वरण का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किग्रा इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या आ गया? केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। और ये जो आपको राशि दिख रही, ये गति के एक महान साइंटिस्ट, गति के बारे में जो एक प्रिंसिपल थ्योरी दिए, उनका नाम था न्यूटन। उनका नाम क्या था? न्यूटन। तो उन्हीं के नाम के आधार पर ये जो आपकी राशि दिख रही है, इसे हमने क्या नाम दे दिया? न्यूटन नाम दे दिया। न्यूटन भैया के सम्मान के लिए हमने इस राशि का नाम क्या दे दिया? न्यूटन दे दिया। तो यानी कि अगर आपसे परिभाषा में 1 नंबर का अगर प्रश्न पूछता है कि 1 न्यूटन की परिभाषा बताइए, तो न्यूटन कितना होता है? केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और इसी को हम कह सकते हैं केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो रहा आपका कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। ये बल का क्या था? एसआई मात्रक। अगर इसके हम सीजीएस पद्धति की बात करें, तो बल का जो सीजीएस मात्रक हो जाएगा, फोर्स का द्रव्यमान, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर को, इसको कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है? वो वाली डाइन नहीं, यहाँ DYNE डाइन। तो इसका जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? डाइन होता है, DYNE, जिसका मतलब होता है एक डाइन बराबर होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। तो ये रहा बल का सूत्र और बल का मात्रक। तो बल देखिए प्रायः 2 प्रकार का होता है। बल प्रायः 2 प्रकार का होता है। जैसे कोई वस्तु अगर ऐसे एक रखी हुई है इस प्रकार से, और इस पर कोई बल अगर हम मान लेते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो अगर 10 न्यूटन का बल इधर से इस पर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इस पर इधर से लग रहा है, तो आप बताइए कि क्या वस्तु अपने स्थान से हिलेगी? और दूसरे कंडीशन में एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होगा? इसमें देखिए 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, और दोनों एक बल इधर से, एक बल इधर से, तो 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, दोनों मिलके विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो एक को प्लस लिया जाएगा तो दूसरे को कितना लिया जाएगा? माइनस, और कट के कितने हो जाएंगे? 0। तो इस पर लगने वाला जो नेट बल है वह कितना है? 0। इस पर लगने वाला नेट बल कितना है? नेट बल बराबर कितना है? 0 है। तो ये वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखेगी, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। और जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ नहीं करेगी, तब वह कैसी, तब वह क्या कहा जाएगा? वह कहा जाएगा कि यह वस्तु गति की अवस्था में नहीं है। इसमें क्या होगा कि इसमें अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम प्लस में लेते हैं 10 न्यूटन को, 5 न्यूटन को माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि दिशाएं एक दूसरे की क्या है? विपरीत हैं। तो इसको 5 न्यूटन को अगर माइनस में ले लेंगे तो भी इसमें नेट बल जो आएगा 5 न्यूटन आएगा। नेट बल कितना आएगा? 5 न्यूटन आएगा। यानी इसका जो नेट बल है, नेट बल वह कितना है? 5 न्यूटन है। और आप अगर देखें तो 10 न्यूटन का बल इधर से, 5 न्यूटन का बल इधर से, तो ये जो 10 न्यूटन है इस 5 न्यूटन को निरस्त कर देगा, और इसका जो 5 न्यूटन बचेगा, जो नेट बल 5 न्यूटन है, उस 5 न्यूटन के बल से यह वस्तु आगे की ओर गति करना शुरू कर देगी। तो वह बल जिसका नेट बल कितना हो? 0 हो, उसे हम कहते हैं कौन सा बल? संतुलित बल। संतुलित बल। और वह बल जिसका नेट बल 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो बल प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर संतुलित बल और दूसरा नंबर असंतुलित बल। संतुलित बल वह होता है कि जो कि
जो कि किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल कितना होता है, 0 होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संतुलित बल वह बल होता है जिसको लगाने पर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वह क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। देखिए अगर इस पर थोड़ा सा बल हम इधर से लगा दें, इसको 10 न्यूटन का जो इधर से लग रहा है इधर से लगा दें, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन तब जब इसके वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वह संतुलित बल नहीं कहलाएगा। संतुलित बल वही होगा जबकि जिसको लगने पर चाहे 10, 20, 50 कितना भी लगा दें, लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, वह क्या कहलाता है, संतुलित बल। और असंतुलित बल जो कि किसी बाह्य बल लगाने से वस्तु की स्थिति अगर बदल रही है तो उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। तो जो गति का कारण है वह संतुलित बल नहीं है, जो गति का कारण है वह संतुलित बल नहीं है। गति का कारण क्या है, असंतुलित बल। गति का कारण क्या है, असंतुलित बल। यानी असंतुलित बल, गति का मुख्य कारण क्या है, असंतुलित बल, जो कि किसी वस्तु के स्थिति और आकार में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, असंतुलित। तो अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं गति की संकल्पना की, गति की कल्पना कैसे की जा सकती है, तो एक तौर पर अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो इस सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं वह क्या है, गति की अवस्था में है। अब आप कहिए कि कैसे, तो हम जानते हैं कि देखिए जो हमारी धरती माता है, सूर्य देव के चारों ओर क्या करती हैं, गोल गोल चक्कर लगाते रहती हैं। और पूरी सृष्टि आपके आंखों के सामने जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं सब किस में विद्यमान है, पृथ्वी माता पे विद्यमान है। और जब पृथ्वी स्वयं ही घूम रही है तो उस पर की उपस्थित हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु घूम रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये घूमती हुई नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन हमें क्यों आभास नहीं होता कि हमारे सामने रखी वस्तु कोई घूम रही है। तो देखिए इसका एक फैक्ट है कि जैसे अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई बस है, बस में अगर कोई यात्री अगर कोई गति कर रहा है और एक बस यहाँ पर है, दूसरी बस उसी के जस्ट सामने है और इसमें बैठा एक यात्री गति कर रहा है और दोनों बसें कितनी स्पीड में है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बस है, इसका इतना बदनामी नहीं करना चाहिए, 50 कर देते हैं इसको। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बस चल रही है फर्स्ट वाली, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेकेंड वाली बस चल रही है, और दोनों एक साथ जा रही हैं। तो इसमें बैठा व्यक्ति इसमें बैठे व्यक्ति को देखता है तो उसको ये लगता है कि इसमें बैठा व्यक्ति रुका हुआ है, और इसको ये लगता है कि इसमें बैठा व्यक्ति रुका हुआ है, क्योंकि दोनों ही एक साथ गति कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भी साथ होता है कि जैसे जो मैं खड़ा हूं और आप वहां से जो देख रहे हैं, तो आप भी उतने के ही रफ्तार से घूम रहे हैं और मैं भी उतने के ही रफ्तार से घूम रहा हूं। इसलिए ऐसा हमें ये प्रतीत नहीं होता कि हम और आप दोनों एक दूसरे से गति की अवस्था में हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ब्रह्मांड की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं गति की ही अवस्था में हैं। तो अब देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ गति की संकल्पना की। किसकी बात कर रहे थे? गति की संकल्पना की। तो गति की अगर संकल्पना की बात करें तो सबसे पहला आता है अरस्तु की भ्रामकता। तो अरस्तु की भ्रामकता किस प्रकार से थी? सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया कि गति की संकल्पना कैसे की जाती है। उन्होंने गति को 3 हिस्सों में बांटा, 3 प्रकार की गति को बताया। पहली गति क्या थी? पहली गति वो थी कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या किसी वस्तु को ढकेलते हैं, तो एक गति तो वो हो गई। और दूसरी गति की जैसे हमने पत्थर को फेंका तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता हुआ नीचे आता है, तो उन्होंने दूसरे नंबर पे ये बताया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो भी वस्तुएं गति करती हैं, एक तो गति वो हो गई, और तीसरी प्रकार की गति उन्होंने ये बताया कि चांद तारों की गति। लेकिन इन तीनों गति के लिए उन्होंने ठोस और पुख्ता सबूत या इसको प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर इन्होंने तीनों गति को एक ही प्रकार में सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए इसे अरस्तु की भ्रामकता कही जाती है। और दूसरे नंबर में आते हैं गैलीलियो भाई साहब। गैलीलियो। अब देखिए गैलीलियो ने एक सुंदर सा प्रयोग किया। गैलीलियो ने क्या किया? एक सुंदर सा प्रयोग किया, जिसके प्रयोगों के आधार पर न्यूटन भाई साहब जो हैं, अभी फिलहाल हमें गैलीलियो और न्यूटन को
एक धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि न्यूटन और गैलीलियो ने मिलकर, न्यूटन गैलीलियो के ही सिद्धांत पर न्यूटन ने एक ऐसा नियम दिया जो कि ब्रह्मांड के सारे गति को एक में पिरो करके रख देता है। तो उन तीनों नियमों का तो अभी हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में गैलीलियो के प्रयोग को समझाऊंगा आपको, और इसके आने वाले वीडियो में हम न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं उन तीनों नियमों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, इनका एक प्रयोग था। वह प्रयोग क्या था कि इन्होंने एक सरफेस लिया, एक सतह लिया, और वह सतह कैसी थी, इस प्रकार से थी, और इस सतह में इन्होंने घर्षण एकदम कम कर दिया। देखिए घर्षण क्या होता है कि जैसे जब कोई हम बाल को फेंकते हैं तो वह बाल कुछ दूर गति करने के पश्चात क्या होती है, रुक जाती है। तो आपने सोचा कि क्यों रुक जाती है? जैसे अगर इस सतह पर कोई बाल यहाँ से हम फेंक रहे हैं इधर की ओर, तो यहाँ जाकर के रुक जा रही है। तो क्यों रुक रही है? यहाँ जब इसको हम फेंके, बल लगाए इस पर, तो आखिर उस बल को कोई तो ऐसा है जो कि उस बल के प्रभाव को खत्म कर रहा है, उस बल के प्रभाव को रोक रहा है, इस बाल को रोकने का प्रयास कर रहा है, तब तो बाल रुक रही है, ऐसे तो रुकती नहीं। तो इसके पृष्ठ के मध्य, बाल और इस पृथ्वी के सतह के मध्य, इन दोनों के पृष्ठ के मध्य एक ऐसा बल है, एक ऐसा बल है जो कि इसके गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसके गति का क्या कर रहा है, विरोध। देखिए संसार का एक नियम है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य अगर करेंगे तो आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में खड़े होने वाले कई लोग मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब यह बॉल गति करना स्टार्ट करती है तो कोई ऐसा है जो कि जलन के बस इसको क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। तो वह बल जो कि 2 पृष्ठों के मध्य लगता है और उसके गति के विपरीत दिशा में, जैसे अगर बाल गति इस दिशा में करना चाहती है तो वह बल इधर लगेगा ताकि उसके गति को रोक सके। तो उस बल को हम नाम देते हैं घर्षण बल। उस बल को हम क्या नाम देते हैं, घर्षण बल। तो 2 पृष्ठों के मध्य लगने वाले विपरीत बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो बाल जो रुकती है वह किस बल के अंतर्गत रुकती है, घर्षण बल के। तो इन्होंने, गैलीलियो ने अपने प्रयोगों में घर्षण को एकदम से खत्म कर दिया। इसको हम, ये जो सतह है यह कैसा बनाया, घर्षण रहित बनाया। ये जो सतह है इसको इन्होंने कैसा बनाया, घर्षण रहित बनाया, कि इसमें घर्षण ना हो, ताकि यहाँ से बाल अगर हम छोड़ें, यहाँ से बाल को अगर छोड़ा जाए तो बाल रुके ना, बाल चलती रहे और इसको कोई भी बल ऐसा ना हो कि जो उस बाल को रोक दे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बॉल लिया, एक गेंद लिया और इस घर्षण रहित सतह पर यहाँ ले जाकर के बाल को छोड़ा और बाल इस प्रकार से गति करती हुई, इस प्रकार से गति करती हुई यहाँ तक पहुँच के रुक गई। नहीं, रुक करके फिर वापस आ गई होगी, भाई स्लोप है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो कोण है ना, ये थीटा, इस थीटा के कोण को क्या किया इन्होंने, और भी घटाया। तो इस थीटा को जब और भी घटाया तो यहाँ से इसको और भी कम कर दिया, यानी कि जो पहले इतना कोण था उस कोण को घटा दिया और घटा दिया, और बाल को यहाँ पे जब छोड़ा तो देखा उन्होंने कि बाल और भी ज़्यादा उससे दूर गति कर रही है, उससे ज़्यादा गति करती हुई यहाँ पर बाल आकर के रुक रही है। इसके अगले क्रम में इन्होंने ऐसा बनाया कि यह सतह ऐसा लिया और इस कोण को और भी कम कर दिया, इतना कर दिया, इस कोण को क्या किया, और भी कम कर दिया, और यहाँ से जब बाल छोड़ा तो उन्होंने देखा कि और भी अधिक गति करती हुई बाल यहाँ पे रुक रही है। तो इन तीनों एग्जाम्पल के सहारे, इन तीनों एग्जाम्पल की सहायता से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम बाल को यहाँ रखें तो इतना गति की, यहाँ रखें तो और अधिक गति की, इसको और कोण के मान को और कम किए तो और गति की। इसका अर्थ ये है कि बाल कितनी दूरी तय कर रही है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि जिस ऊंचाई से बाल चली है, जिस ऊंचाई से बॉल चल रही है, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए वह चाहे कितनी भी दूरी उसको तय करना पड़े, लेकिन उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रही है। यानी कि अगर हम कोई ऐसा सरफेस ले लें, अगर हम इस प्रकार का सरफेस ले लें, इस प्रकार का सरफेस ले लें और यहाँ से बाल को छोड़ें तो बाल यहाँ से चलेगी और अनंत तक जाएगी। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बाल जब तक यह ऊंचाई नहीं मिलेगी, अगर घर्षण रहित है, उसमें घर्षण नहीं है, कोई भी बल उस बाल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो यह बाल कब तक चलेगी, जब तक कि यह ऊंचाई, इस इतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाती। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
देखिए, कहने का सार ये है कि बाल को हम यहाँ से अगर छोड़ रहे हैं, पृष्ठ अगर घर्षण रहित है, तो बाल इसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रही है, बाल इसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रही है, बाल इसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रही है। भले उसको अधिक दूरी तय करना पड़े, लेकिन हमेशा हर कंडीशन में बाल इसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहेगी। तो अगर हम ऐसा कंडीशन बना दें कि यह ऊंचाई कहीं हो ही ना, तो क्या होगा? तो अब यह होगा कि बाल यहाँ से चलेगी और इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और इसी को हम कहते हैं गैलीलियो का, यही आपका था गैलीलियो का प्रयोग। अब इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकाली, जो कि आगे चलकर न्यूटन ने इनके इस धारणा को, इस प्रयोग को काम में लिया और न्यूटन के गति के 3 नियम की कल्पना की, 3 नियमों को हमारे सामने रखा, नियम के रूप में दिया। तो इनके इस प्रयोगों से हमें क्या ज्ञात हुआ? इनके प्रयोगों से हमें यह ज्ञात होता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, कोई वस्तु अगर गति कर रही है, तो वह गति करते ही रहना चाहती है। कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वह गति करते ही रहना चाहती है, जब तक कि उसको कोई रोकने का प्रयास न करे। इस घर्षण बल के जैसे कोई बल अगर उसको नहीं रोकता है, तो वह वस्तु जितनी दूर जाएगी, मतलब अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उसको ढकेला ना जाए या जब तक कि उसको खींचा ना जाए, तब तक वह वस्तु क्या करेगी? उसी अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। और इसे हम कहते हैं जड़त्व का गुण। इसे हम क्या कहते हैं? वस्तु का जड़त्व। अगर वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वह इसी जड़त्व पर आधारित है। न्यूटन का फर्स्ट नियम इसी जड़त्व पर आधारित है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो आप गैलीलियो का जो प्रयोग है इसको याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।